हेलो बच्चों। तो बच्चों आज अपन नई एक्सरसाइज जिसे अपन बोलेंगे बच्चों डिटर्मिनेंट्स, हिंदी में अपन बोलते हैं बच्चों इसको सारणी। बच्चों है ये नहीं, लेकिन इसमें जो भी अपन पढ़ेंगे बच्चों वो सब पुराना है, सब पढ़ चुके हैं बच्चों। अपन मैट्रिक्स में लेक्चर नंबर 1 से लेकर लेक्चर नंबर 14 तक अपन ने बच्चों जो भी लेक्चर बनाए मैट्रिक्स के, उनमें बच्चों अपन सारणी के बारे में बात करते आए, शुरू से करते आए सारणी की चर्चा। तो ठीक है बच्चों, अब बस यहाँ पे नई नई टर्मिनोलॉजी यूज में लेंगे, और वो जो नई नई टर्मिनोलॉजी है आपको थोड़ा सा ऐसा लगेगा कि नया नया टॉपिक है। नया नया नहीं है, उन्हीं टर्मिनोलॉजी को जब मैं आपको पुराना बोलूंगा तो आपको समझ में जाएगा, अरे हाँ ये तो मैंने पढ़ रहा है। और बच्चों लेक्चर नंबर 9 जो मैंने आपको बताया था एक्सरसाइज 5 स्टार्ट करने से पहले, लेक्चर नंबर 9 जो बताया था बच्चों, उसी की आज बेसिक बातें अपन वापस से एक बार और इसमें करेंगे, और कुछ नहीं। चलो बच्चों, सारणी क्या होता है बच्चों? सारणी सिंपल सा बच्चों, सारणी क्या होता है? एक मान होता है, एक न्यूमेरिकल वैल्यू होती है। सारणी क्या होता है बच्चों? सारणी की एक न्यूमेरिकल वैल्यू होती है। अरे हाँ बच्चों, क्या होती है सारणी की एक न्यूमेरिकल वैल्यू? अब आप बोलोगे सर किसकी न्यूमेरिकल वैल्यू तो होती है, लेकिन किसकी होती है बच्चों? ये न्यूमेरिकल वैल्यू किसकी होती है बच्चों? ये होती है आर्थर केली ने बच्चों जो आयताकार व्यू की रचना की, आर्थर केली ने जो आयताकार व्यू की रचना की, उसमें अपन कौन सा व्यू लेंगे? केवल वर्गाव्यू। कौन सा व्यू? वर्गाव्यू। तो वर्गाव्यू का जो मान होगा, यानी न्यूमेरिकल वैल्यू किसकी है? वर्गाव्यू की। ठीक है बच्चों, तो सारणी क्या होता है? सारणी होता है वर्गाव्यू की एक न्यूमेरिकल वैल्यू, उसे अपन बोलेंगे बच्चों सारणी। सिंपल सी बात है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। ठीक है बच्चों, वर्गाव्यू क्या होता है बच्चों? जिसमें पंक्ति और स्तंभ क्या हो? बराबर हो, वो क्या कहलाता है? वर्गाव्यू। ठीक है, आवृत्ति क्या होता है? जिसमें डेटाओं का क्या हो बच्चों? अरेंजमेंट हो। अब देखो बच्चों, सवाल उठता है ये, इसमें बच्चों थोड़ी सी नई बातें कर लेते हैं अपन। क्या? यदि डेटा, जो डेटा है वर्गाव्यू में, जो डेटा अरेंजमेंट हो रहा है, यदि डेटा अपने पास कैसा है बच्चों? न्यूमेरिकल है। डेटा भी कैसा है बच्चों अपने पास? यदि न्यूमेरिकल है तो इसके जो सारणिक का मान होगा वो क्या आएगा बच्चों अपने पास? वो आएगा न्यूमेरिकल। ये समझना वाली बात है बच्चों। क्या? यदि वर्गाव्यू के अंदर डेटा कैसा हो? न्यूमेरिकल है, तो उसका जो डिटरमिनेंट्स आएगा, जिसे अपन डेल्टा से डिनोट कर लो, या फिर अपन उसको सारणिक ऑफ ए जो भी है, ठीक है, इससे डिनोट कर लो, की वैल्यू कैसे आएगी? न्यूमेरिकल वैल्यू। ठीक है, एक सिंपल सा मान होगा। लेकिन बच्चों यदि डेटा अपने पास कैसा हो? वेरिएबल हो। डेटा कैसा हो अपने पास? वेरिएबल डेटा। वेरिएबल डेटा का मतलब चर राशियों में हो, जिसका मान अपन को मालूम नहीं। जैसे उदाहरण के लिए ए बी एक्स वाई जेड, है ना, डेल्टा बीटा अल्फा, फॉर एग्जाम्पल ये सब। तो बच्चों यदि अपने पास जो अरेंजमेंट हो, यदि इनका अरेंजमेंट हो, तो ये डेटा कैसे है? वेरिएबल। तो इसका जो सारणिक का मान आएगा, या अपन इसको अपन बोलेंगे सारणिक ऑफ ए, वो भी कैसा मान आएगा बच्चों? होगा तो मान ही, लेकिन वो मान कैसे होगा? वेरिएबल मान होगा। आपको डेटा नहीं मालूम तो हमको वेरिएबल वैल्यू नहीं मालूम, तो वो वैल्यू कैसे होगी? वेरिएबल वैल्यू। बस ये समझना। इन टर्म्स ऑफ ए बी सी जो भी है ना बच्चों, यदि ए बी सी इन टर्म्स ऑफ ए बी सी एक्स वाई जेड, ये सब। चलो तो बच्चों ये वाली बात अभी आपके समझ में नहीं आएगी, ये वाली बात समझ में आ गई होगी। क्या बोला बच्चों मैंने आपको? कि जो आपके पास वर्गाव्यू का जो एक मान होता है वो क्या लगता है? सारणी। सारणी की न्यूमेरिकल वैल्यू थी किसकी? वर्गाव्यू की। लेकिन अभी जो न्यूमेरिकल वैल्यू है इसको थोड़ा सा अपन थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे बच्चों। तो यदि आपके पास वर्गाव्यू के अंदर डेटा न्यूमेरिकल है तो उसका मान न्यूमेरिकल वैल्यू आएगा। आएगी तो वैल्यू, आएगा तो मान ही, लेकिन वो कैसा मान है? जो अपन को मालूम है, ज्ञात है, न्यूमेरिकल वैल्यू। लेकिन मान लो बच्चों डेटा अपने पास वेरिएबल हो और उसका अपन सारणी निकालेंगे, तो वो कैसा होगा बच्चों अपने पास? वो भी एक वैल्यू होगी, लेकिन वो कैसी होगी? वेरिएबल वैल्यू होगी। क्यों? क्योंकि अपने डेटा वेरिएबल है,
मुझे मालूम नहीं, ABC का मान दो, मैं रखूंगा, आंसर आ जाएगा। अल्गोरिथम में बच्चों इस चीज को समझना। तो बच्चों इसमें तो कोई दिक्कत नहीं आएगी अपन को, कुछ भी दिक्कत नहीं आएगी इसमें। तो जो अपन अब तक पढ़ते आया है वही अपन मान निकालेंगे और आंसर आ जाएगा। लेकिन इस वाले केस में पढ़ने के लिए अपन को क्या चाहिए बच्चों, प्रॉपर्टीज आनी चाहिए। क्या आनी चाहिए बच्चों, अपन को प्रॉपर्टीज आनी चाहिए, किसकी, डिटरमिनेंट्स की। और प्रॉपर्टीज के जब अपन पास आ जाएगी तो अपन इसमें सीखेंगे क्या, संक्रिय लगाना। क्या लगाना सीखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, संक्रिय लगाना अपन क्या कर जाएंगे, सीख जाएंगे। संक्रिय क्या होती है, ऑपरेशन। क्या होता है बच्चों, ऑपरेशन। किसका ऑपरेशन, मैट्रिक्स, किसका, डिटरमिनेंट्स का। ठीक है बच्चों, चलो ये तो वही बेसिक सी बातें अपन इसमें पढ़ेंगे। क्या तो भयानक जो भी होगा अपने पास वो ये होगा, सारा जो भयानक होगा वो ये होगा। ठीक है बच्चों, चलो अब तो अपन वापिस से रिकॉल कर लेते हैं जो लेक्चर अपन ने पहले पढ़ा चुके, और थोड़ा थोड़ा अपन उसमें समझ लेते हैं बच्चों जो पहले अपन पढ़ाया ना। हाँ बच्चों, एक्सरसाइज 5 में आपको सारणी की जो एप्लीकेशंस है, एप्लीकेशंस में जैसे मैंने 3 बिंदु दे रखे हैं, उनसे बने त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो सारणी की विधि से कैसे निकालेंगे वो भी सब अपन इसी में कवर करेंगे। ठीक है बच्चों, चलो तो बच्चों अब जैसे मुझे पहले डेटा यदि न्यूमेरिकल दे रखा है तो उसका वैल्यू अपन कैसे निकालेंगे सारणी का, ये अपन जानते हैं बच्चों। जैसे आपको एक डेल्टा दे दिया 1 2 3 -1 0 2 1 1 -1, ये आपको बच्चों एक डेटा दे दिया। ठीक है, एक सारणी दे दिया, इसमें डेटा कैसा है, न्यूमेरिकल, तो इसका मान भी कैसे जाएगा, न्यूमेरिकल वैल्यू रहेगी। ठीक है बच्चों, अब वो निकालेंगे कैसे, तो उसको निकालने के लिए बच्चों देखो मैंने आपको बताया था कि क्या क्या आपको आना चाहिए। ये डेल्टा का मान निकालने के लिए आपको क्या आना चाहिए, क्या आना चाहिए बच्चों, पहले आपको आना चाहिए कि ये सभी अवयवों के संगत या इन सभी अवयवों का उपसारणी लिखना आना चाहिए। सारणी में स्थित अवयवों का उपसारणी लिखना आना चाहिए। अवयवों का उपसारणी का आपको आना चाहिए। कैसे अपन उपसारणी लिखते हैं, तो बोलो बच्चों अपन को देखो जैसे ये 1 है तो ये 1 किस एड्रेस पे है, तो ये वाला जो 1 अवयव है ये एड्रेस पे है A11, तो इस A11 का उपसारणी, कैसे लिखते हैं बच्चों अपन, M11। और मान कैसे निकालेंगे बच्चों इसका, तो 1 जिस पंक्ति में आ रहा है जिस इस्तेमाल को छोड़ दो बाकी निकाल लो, तो 0 को -1 से गुणा करेंगे तो 0, फिर माइनस लगा दो, माइनस लगाना, फिर 1 को 2 से गुणा करेंगे 2, तो ये आ जाएगा -2। ठीक है बच्चों, तो इसी प्रकार देखो अपन सब कुछ कर लेंगे। तो जितने भी अवयव है A11 A12 A13, तो बच्चों M21 M23, ठीक है, M13 जो भी है M22 M33 सो ये सब निकाल लेंगे अपन को आता है बच्चों ये निकालना, सिखाया है लेक्चर नंबर 9 में अच्छे से। ठीक है बच्चों, फिर उसके बाद वहां अपन बस केवल क्या लेते थे, आव्यूह का, वहां अपन किस लिए निकालते थे, सेकंडज आव्यूह ज्ञात करने के लिए। किसी एक वर्ग आव्यूह का सेकंडज आव्यूह निकालना है मुझे, तो मैं क्या निकालता था, उस आव्यूह में स्थित प्रत्येक अवयव का उपसारणिक, फिर उन उपसारणिक से बना एक आव्यूह जिसे अपन बोलते हैं क्या बच्चों, तो उपसारणिकों से बना एक आव्यूह बनाते थे। ठीक है, जिसे अपन बोलते थे उपसारणिक आव्यूह या उपसारणिक से निर्मित एक आव्यूह। ठीक है, वो सब चीजें। फिर दूसरी चीज, फिर मुझे क्या निकालना बच्चों, अवयवों का सेकंड, क्या आना चाहिए मुझे, अवयवों का सेकंड निकालना भी आना चाहिए, कोफैक्टर। ठीक है, अवयवों का क्या आना चाहिए बच्चों, सेकंड निकालना। तो क्या रिलेशन होता है बच्चों सेकंड और उपसारणिक में, देखो अवयवों का सेकंड अलग से मत निकालो, अवयवों का सेकंड और अवयवों का उपसारणिक में रिलेशन देख लो। क्या रिलेशन होता है बच्चों, Cij -1 पे घात I + j n ij, ये रिलेशन होता है, सिंपल सी बात बच्चों। ठीक है, अब देखो बच्चों जैसे मुझे लिखना है C23, ठीक है, तो C23 मुझे नहीं मालूम लेकिन मुझे M23 तो मालूम है, उपसारणिक M23 मतलब क्या है बच्चों, ये किसका उपसारणिक है, दूसरी पंक्ति तीसरे स्तंभ, दूसरी पंक्ति के तीसरे स्तंभ में स्थित अवयव का उपसारणिक, ऐसे बोलेंगे इसको। भाषा भी आनी चाहिए मेरे बच्चों, मेरे लालो, आपको भाषा भी आनी चाहिए। ठीक है, अब बस यहां क्या लगाना है, प्लस माइनस, बस क्या लगाना है, या तो प्लस या माइनस। कैसे लगाओगे, तो
लोअर सबस्क्रिप्ट में जो वैल्यू है 2 + 3 ऐड करो कितनी है 5, कितनी है 5, विषम है, हाँ तो विषम देखो 2 + 3 विषम है 5 -1 पे घात विषम होगी तो क्या होगी बच्चों माइनस, तो ये जाएगा माइनस, तो C23 बराबर जाएगा -M23। समझ में आया बच्चों? ऐसे मान लो आपको निकालना हो C13 तो इसको बराबर लिखो M13, अब देख लो बस एड्रेस 3 + 1 क्या है 4, तो ये बराबर बस प्लस ऐसे ही। समझ में आया मेरे प्यारे बच्चों? तो कोई दिक्कत है किसी को? तो जब भी यदि मुझे इसका मान निकालना है तो सबसे पहले मुझे क्या आना चाहिए, इन अवयवों का उपसारणिक आना चाहिए और इन अवयवों का सेकंड लिखना भी आना चाहिए, तब जाके अपन क्या करेंगे बच्चे इसके मान निकालेंगे सारणिक का। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, समझ में आया? चलो बच्चों अब देखो, तो बच्चों अब इसका मान निकालना है तो कैसे करेंगे बोलो? तो बोलो बच्चों अब देखो सारणिक का जब मान निकालते तो किसी भी पंक्ति या किसी भी स्तंभ से प्रसार कर लो, प्रसार करके मान निकालो। तो बच्चों ये प्रॉपर्टीज हो गई पहले, तो सारणिक की जो प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टीज की पहली प्रॉपर्टीज क्या हो गई कि किसी भी सारणिक के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा जब अपन किसी पंक्ति या किसी भी स्तंभ से उसका प्रसार करते हैं। तो ठीक है, तो किसी भी से, तो पहली पंक्ति से कर लो R1 से, तो जब अपन बच्चों R1 से प्रसार करेंगे क्या लिखेंगे 1 और ऐसे लिखो ना, और इसके कोरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर यानी सेकंड, तो C11 होता है इस मान का, फिर प्लस 2 और इसका C12, फिर प्लस 3 और इसका सेकंड C13। ठीक है बच्चों, ऐसे कोई दिक्कत है क्या? नहीं। या 1 C11, बच्चों C11 को अपन देखो C11 नहीं जानते अपन तो उपसारणिक जानते हैं ना, उपसारणिक का मान जानते हैं, और हाँ निकाला, वाह वाह वाह, तो C11 का मान लिख लो ना, तो C11 क्या है 1 + 1 2, तो सम है तो चिन्ह क्या आ जाएगा प्लस M11, फिर 2 C11 2 क्या है बच्चों 2 + 1 3, तो माइनस के M12, फिर 3, फिर ये हो जाएगा M13 प्लस के ना 3 + 1 4। ठीक है, चलो बच्चों अब बोलो सिंपल सा 1 M11 निकालो इसका 1 का उपसारणिक, तो 1 का उपसारणिक निकाला -2 ऐसे। ठीक है बच्चों, फिर प्लस के 2 और ये माइनस है तो माइनस रहने दो भी, तो M12 यानी इसका उपसारणिक कैसे निकालोगे, ये जिस पंक्ति में आया उसको जिस स्तंभ में छोड़ दो, -1 को -1 से गुणा करेंगे तो 1 आ गया, माइनस लगा दो, फिर 1 को 2 से गुणा करेंगे तो 2, तो 1 में से 2 गए तो -1, तो माइनस और माइनस तो प्लस के 1। ठीक है बच्चों, कंफ्यूज मत हो ना। देखो बच्चों सबसे ज्यादा दर्द कब होता है, जब कैलकुलेशन में गलती हो जाती है। अरे इतना करने के बाद भी कैलकुलेशन में गलती होती है, जब ज्यादा दर्द होता है। ठीक है बच्चों, तो इसलिए कैलकुलेशन आप अपने कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग करना। ठीक है, प्लस 3 M13 निकालना है, यानी इसका उपसारणिक जिस पंक्ति में जिस स्तंभ में छोड़ दो। अब देखो -1 को 1 से गुणा करेंगे -1, फिर -1 को 0 तो 0, तो -1 आ जाएगा, तो कितना जाएगा -1। तो कितना आंसर आ गया बच्चों इसका -2 प्लस के 2 -3 दुशुम, तो आंसर आ गया -3। क्या आंसर आ गया बच्चों इसका -3। ठीक है बच्चों, तो ये कहां से जब मैंने R1 से प्रसार किया। अच्छा वेरीफाई कर लो इसको एक बार, इससे कर लो C3 से करो, तो C3 से प्रसार करोगे, C3 से प्रसार, तो डेल्टा का मान में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सारणिक का मान वही आएगा। तो C3 से प्रसार करोगे तो क्या लिखोगे 3 लिख दिया, फिर इसके कोरस्पॉन्डिंग इसका सेकंड, तो C3 किस एड्रेस पे है, पहली पंक्ति के तीसरे स्तंभ पे, तो पहली पंक्ति के तीसरे स्तंभ पे, फिर प्लस क्या लिखोगे 2, तो 2 लिख लो, फिर इसका सेकंड लिखो, इसका सेकंड क्या होगा, तो एड्रेस कैसे लिखोगे, 2 कहां पे है, दूसरी पंक्ति के तीसरे स्तंभ पे, प्लस माइनस के 1 और यहां कितना जाएगा C तीसरी पंक्ति के तीसरे C3। ठीक है बच्चों, चलो अब 3 C13, तो 3 + 1 क्या है 4, तो क्या है बच्चों ये समय, तो ऐसे कैसे उपसारणिक, फिर प्लस 2 3 और 5, तो विषम है तो माइनस किया जाएगा, -1 और ये क्या है 3 + 3 1 6, तो प्लस है M13। ठीक है बच्चों, दिख रहा है ना आपको ये। चलो अब बच्चों बोलो 3
M13 निकालो। बोलो बच्चों M13 यानी इसका अपसानिक 3 का, तो 3 का अपसानिक M13 के लिए माइनस 1 आई है, तो M13 के लिए माइनस 1 रखो प्लस 2। M23 निकाला है, M23 यानी ये, तो ये जिस पंक्ति में जिस इस्तेमाल छोड़ दो, तो 1 का गुना 1 से तो 1, फिर माइनस 1 का गुना 2 से तो 2, तो कितना जाएगा माइनस 1, तो माइनस माइनस कितना जाएगा बच्चों प्लस के, फिर माइनस 1 3 इसका माइनस 1 का अपसानी निकाला है, डिशुम डिशुम 1 का 0 1, मतलब 1 को 0 से गुणा करेंगे तो 0, माइनस लगाओ, माइनस 1 को 2 से गुणा करेंगे तो माइनस के 2, तो माइनस माइनस प्लस के 2, तो कितना जाएगा प्लस के 2, तो कितना आएगा बच्चों आंसर -3 प्लस 2 माइनस के 2, तो डिशुम डिशुम तो कितना आएगा -3। और हाँ मुझे यानी इस सारणी का मान किसी पंक्ति से या किसी भी स्तंभ से आप प्रसार करो, आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पहली प्रॉपर्टी ये हो गया। आर वेरी मेंबर बच्चों, अब क्वेश्चन भी सुन लो बच्चों। क्वेश्चन आपसे कैसे पूछ ले जाएगा बोर्ड में, आपको एक सारणी दे दी जाएगा, आपसे बोला जाएगा कि तीसरे स्तंभ का सेकंड ज्ञात करो, तीसरे स्तंभ का क्या ज्ञात करो, सेकंड ज्ञात करो। तो सिंपल सा ये रहा, पहले आप तीसरे स्तंभ के सेकंड लिख लो, C13 C23 C33, यही है ना बच्चों। फिर उसके कोरस्पॉन्डिंग उपसारणी लिख लो, ये M13 M23 माइनस लगा दो चिन्ह के साथ, और उपसारणी के लिए रख दो, आंसर खत्म, कहानी कोई दिक्कत ही नहीं है बच्चों। तो बच्चों ये तो देखो जब आपके पास न्यूमेरिकल वैल्यू है, डेटाओं का अरेंजमेंट एक न्यूमेरिकल है, डेटा न्यूमेरिकल है तो उसकी वैल्यू भी न्यूमेरिकल आएगी, और उसको आप इससे निकाल लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब आपके पास डेटा वेरिएबल हो तब उसका ये सारणी का मान जब अपन इस ट्रिक से लगाएंगे ना, ये वाली अप्रोच करेंगे बच्चों, आप कैलकुलेशन में फंस जाओगे। किसमें फंस जाओगे बच्चों, कैलकुलेशन के जाल के अंदर आप फंस जाओगे। तो उससे निकलने के लिए अपन क्या करेंगे बच्चों, प्रॉपर्टीज को कलेक्ट करेंगे। प्रॉपर्टीज ये मान लो बच्चों आप एक छोटी छोटी पावर्स है जिससे अपन एक बड़ी शक्ति को, एक बड़ी खतरनाक शक्ति को क्या करेंगे बच्चों, अपन मार देंगे। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो नेक्स्ट टॉपिक अपना क्या होगा, सारणी के गुणधर्म। जो अब हम पढ़ेंगे सारणी के गुणधर्म यानी प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट्स। तो बच्चों पहली प्रॉपर्टीज क्या, तो पहली प्रॉपर्टीज क्या होती है बच्चों, वही कि किसी भी पंक्ति या स्तंभ, किसी भी पंक्ति या स्तंभ, देखो बच्चों दोनों के लिए वैलिड है ना, किसी पंक्ति या स्तंभ से प्रसार करने पर, किसी पंक्ति या स्तंभ से प्रसार करने पर सारणी के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, सारणी के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है बच्चों, तो किसी पंक्ति या स्तंभ से प्रसार करने पर सारणी के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, ये है पहली प्रॉपर्टी। इसको अपन प्रूफ कर चुके हैं न्यूमेरिकल डेटा लेके। प्रॉपर्टी नंबर 2, प्रॉपर्टी नंबर 2 क्या बोलेंगे बच्चों अपन, कि सारणी की पंक्ति, सारणी की पंक्ति व स्तंभ को परस्पर परिवर्तन करने, सारणी की पंक्ति व स्तंभ को परस्पर परिवर्तन कर दे तो भी, ठीक है, सारणी की पंक्ति व स्तंभ को परस्पर परिवर्तन कर दे तो भी सारणी के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो भी सारणी के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब बच्चों देखो इसको कैसे, तो बच्चों देखो ये चीजें अब आप मैं आपसे बोलूंगा, ये बच्चों आपने पढ़ लिया, आप बोलोगे नहीं, तो मैं आपको याद दिलाऊंगा बच्चों कि सारणी की सारणी क्या होता है, एक वर्गावृत्त, एक वर्गावृत्त का सारणी ना एक मानना,
तो बच्चों सारणी की पंक्ति व स्तंभ को परस्पर परिवर्तन कर दे, तो किसी एक वर्ग आव्यूह की पंक्ति या स्तंभ को परिवर्तन कर दे तो क्या बनता है, ट्रांसपोज परिवर्त आव्यूह, यानी ए और ए थे। यदि मैं इसकी पंक्ति व स्तंभ को परस्पर परिवर्तन कर दूं तो क्या बन जाएगा, ट्रांसपोज। और इसका चाहे आप सारणी लो चाहे आप इसका सारणी लो, क्या होता है, बराबर। तो सारणी के मान में कोई परिवर्तन आएगा नहीं, तो ये है अपने पास दूसरी प्रॉपर्टी। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत है क्या आपको? नहीं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ला लो, चलो प्रॉपर्टी नंबर 3 देखो। प्रॉपर्टी नंबर 3 क्या हो गया बच्चों कि सारणिक में स्थित कोई भी दो पंक्ति, सारणिक में स्थित कोई भी दो पंक्ति या स्तंभ के लिए, है ना, सारणिक में स्थित कोई भी दो पंक्ति या स्तंभ को परस्पर बदला जाए, तो सारणिक में स्थित कोई भी दो पंक्ति या स्तंभ को परस्पर बदला जाए तो सारणिक का मान ऋणात्मक हो जाता है। तो सारणिक का मान ऋणात्मक, तो सारणिक के मान में ऋणात्मक परिवर्तन हो जाता है, ऋणात्मक परिवर्तन हो जाता है। ठीक है बच्चों, तो ये चीज समझ में आई आपको? यानी अब ये तो भाषा लिखी है, अब इसको प्रूफ भी कर लो। ये क्या बोला है, सारणिक में स्थित कोई भी दो पंक्ति या दो स्तंभ को परस्पर बदला जाए तो सारणी के मान में ऋणात्मक परिवर्तन हो जाता है। तो सिंपल सी बात है बच्चों, जो अपन कर रहे हैं 1 2 3 -1 0 2 1 -1 और 1, ये ले लिया। ठीक है बच्चों, एक सारणी में। चलो अब जब अपन ने क्या बोला कि इसकी किसी भी पंक्ति, तो देखो पंक्ति ये R1, दूसरी पंक्ति R2 R3, ऐसे बच्चों ये C1 स्तंभ, C2 और C3। बच्चों मैं क्या कर रहा हूँ, R1 और R2 को इंटरचेंज कर रहा हूँ, R1 और R2 को क्या कर रहा हूँ बच्चों, इंटरचेंज कर रहा हूँ। तो R1 का R2 को इंटरचेंज करूंगा तो इसका ये जो मान हो, ये जो अलाइनमेंट होगा वो कैसे जाएगा, -1 0 2 और ये रहेगा 1 2 3 और -1 -1 1। R3 तो ऐसे ही रहेगा। अब देखो ये अब इसमें R2 जाएगा, ये इसमें R2 जाएगा। तो इस वाले केस में बच्चों देखो ये वाला R1 अब R2 हो गया और ये वाला R2 अब इसका R1 हो गया, इंटरचेंज हो गया। जब इंटरचेंज होगा तो कुछ नहीं होगा, जो डेल्टा पहले था अब डेल्टा क्या जाएगा, -1, बस ऋणात्मक परिवर्तन। तो सारणी के मान में ऋणात्मक परिवर्तन हो जाता है। वेरीफाई करना है तो वेरीफाई कर लो। कैसे करना है, सिंपल सा, इसका मान निकालो। तो देखो मैं सीधे निकाले तो 1 लिख दिया, फिर इसको 0 माइनस करूंगा, -1 को 2 से -2 तो माइनस प्लस के 2। ठीक है बच्चों, फिर क्या लगाऊंगा माइनस। ये उपसारणी के तरीके से वही हो रहा है बच्चों, सिंपल। ये तो शॉर्ट ट्रिक जो आप करते आओ वही अपनाओ, ठीक है। नहीं ये माइनस किसका चिन्ह है, ये माइनस है इस दो के संगत जो उपसारणिक है, जो सेकंड है, इस दो के संगत जो सेकंड है उसका उपसारणिक जब लिखते हैं वो माइनस लगा के लिखते हैं। ठीक है बच्चों, वो मानो। फिर ये क्या लिखेंगे 2, अब इसका उपसारण ले लो। तो -1 को 1 से गुणा करेंगे तो -1, माइनस लगाओ, -1 को 2 से गुणा करेंगे तो प्लस के 2। ठीक है बच्चों, फिर प्लस के 3 और कितना जाएगा ये -1 तो 1 और ये 0 जाएगा। तो 2 और 2 1 -2 और +3, तो कितना आंसर आ गया बच्चों इसका, 3 आंसर। ऐसे इसका चेक कर लो, इसका करना है बच्चों -1 तो 2 एकम 2, फिर -3 तो प्लस के 3, फिर 0 जाएगा, फिर 2 और इसको करो -1 -2 को -1 तो प्लस के 2। तो बच्चों कितना जाएगा ये 3 2 5 तो माइनस के 5, 2 में से 1 गए तो 1 को 2 से गुणा करेंगे तो 2, तो कितना आंसर आ गया बच्चों ये -3। इसका मतलब ये क्या है कि ऋणात्मक परिवर्तन हो गया।
क्यों ऋणात्मक परिवर्तन? ये नेगेटिव क्यों आ गया? क्योंकि अपन ने पंक्ति को दो पंक्तियों को आपस में क्या कर दिया बच्चों? परिवर्तित कर दिया। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत है इसमें? चलो बच्चों अब बात करेंगे प्रॉपर्टी नंबर 4 की। तो देखो बच्चों प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या होगी बच्चों कि सारणिक में स्थित सारणिक की कोई भी पंक्ति या स्तंभ दोनों के लिए। ठीक है बच्चों, तो सारणी की कोई भी पंक्ति या स्तंभ में स्थित सभी अवयव शून्य हो तो सारणी का मान शून्य होता है। अब देखो बच्चों सिंपल सी बात है, देखो क्या है, देखो जैसे कि उदाहरण लेंगे अपन ने किसी भी पंक्ति या किसी भी स्तंभ में कर दो। ठीक है बच्चों, तो मैंने देखो 2 - 1 0 लिख दिया और ये लिख दिया 3 1 0 2 - 1 0। अब बोलो बच्चों कौन सी ऐसी पंक्ति या स्तंभ है जिसमें सभी अवयव 0 हो रहे हैं? तो बच्चों देखो तीसरी स्तंभ C3, तो C3 में स्थित सभी अवयव क्या हो रहे हैं बच्चों? 0। इसका मतलब ये जो सारणी है डेल्टा, ये डेल्टा का मान क्या जाएगा? ऑटोमेटिक 0। Why 0? Because all the element in a column third will be 0। समझ आया बच्चों? वेरीफाई करना है तो C3 से प्रसार कर लो। तो बच्चों जब अपन C3 से प्रसार करेंगे तो सारे एलिमेंट 0 0 है तो 0 आंसर आएगा। सिंपल सी बात है बच्चों। ठीक है, तो प्रॉपर्टी नंबर 4। प्रॉपर्टी नंबर 5 बच्चों सारणिक में या सारणिक की किन्हीं दो पंक्ति ठीक है, सारणिक की किन्हीं दो पंक्ति या स्तंभ। ठीक है बच्चों, सेम लाइन, सारणिक की किन्हीं दो स्तंभ या सारणिक की किन्हीं दो पंक्ति आइडेंटिकल हो, किन्हीं दो पंक्ति एक दूसरे के आइडेंटिकल हो तो सारणिक का मान शून्य हो जाता है। तो बच्चों इसमें सारणिक का मान क्या रहता है? शून्य हो जाता है इस वाले केस में भी। ठीक है बच्चों, कैसे उसको भी वेरीफाई कर लेते हैं। तो देखो बच्चों जैसे फॉर एग्जांपल अपन बात कर लेते हैं, अपन ने ले लिया बच्चों 1 2 3 4 है ना बच्चों, माइनस के 1 2 3 माइनस 1 0 2 1 4 और 1 2 3 4। तो बच्चों देखो ये क्या है आपके पास? सारणिक कितने बाय कितने का है बच्चों? ये 4 बाय 4 का, यानी 4 पंक्ति और 4 क्या बच्चों इसमें स्तंभ है। आपको दिख रहा है बच्चों कोई दो पंक्ति ऐसी जो आइडेंटिकल हो, जो सेम हो, ठीक है, समान हो। हाँ मुझे ये पहली पंक्ति और चौथी पंक्ति, तो पंक्ति नंबर 1 और पंक्ति नंबर 4 क्या है बच्चों? आइडेंटिकल है, तो एक समान है बच्चों। तो अब क्या होगा बच्चों कि जब अपन क्या करेंगे बच्चों कि यहां से जब डेल्टा का मान निकालेंगे तो वो मान कितना जाएगा? 0। क्यों 0 जाएगा? एक तरीका तो क्या है बच्चों, आप इसका एक्सपेंड कर लो, न्यूमेरिकल वैल्यू है, एक्सपेंड कर लो, आंसर 0 आ जाएगा। ठीक है, एक्सपेंड करने पे आंसर कितना जाएगा बच्चों? 0 आ जाएगा। या दूसरी तरीके से अपन क्या करते हैं बच्चों, तो इसी प्रॉपर्टी को प्रूफ करने के लिए एक और अनदर प्रॉपर्टी अपन ले सकते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 5 की एक सबऑर्डिनेट प्रॉपर्टी, सबऑर्डिनेट, ठीक है, सपोर्टेड प्रॉपर्टी। तो क्या सपोर्टेड प्रॉपर्टी होगी बच्चों? ये कि अपन क्या बोलते हैं कि किसी भी नंबर, देखो सारणिक में स्थित, मैंने बच्चों आपको ERT मेथड सिखाया था, एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन, ये बच्चों में बता चुका आपको। ठीक है, तो सारणिक में
सारणिक में स्थित किसी भी पंक्ति या स्तंभ को एक अशून्य वास्तविक संख्या से गुणा करके है ना, किसी पंक्ति या स्तंभ को एक अशून्य वास्तविक संख्या से गुणा करके दूसरी पंक्ति के संगत जोड़ा या घटाया जाए। ठीक है बच्चों, यानी किसी पंक्ति को एक अशून्य वास्तविक संख्या से गुणा करके दूसरी पंक्ति के संगत जोड़ा या घटाया जाए तो सारणिक के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो सारणिक के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है बच्चों ये, और ये मैंने एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन में मैंने आपको बच्चों ये चीज सिखा चुका है ना बच्चों। तो इसका मतलब ये जो R1 है बच्चों, ये R1 किसी पंक्ति, यानी मैंने R1 पंक्ति ले ली, इस R1 पंक्ति में एक अशून्य वास्तविक संख्या, मैंने इसको 1 से गुणा करा। किससे गुणा कर दिया? 1 से गुणा करके दूसरी पंक्ति, अब दूसरी पंक्ति ये नहीं कि ये दूसरी पंक्ति, कोई सी भी दूसरी पंक्ति, यानी R को ले लिया, से गुणा से जोड़ा या घटाया जाओ। तो बच्चों यानी मैं R1 की जगह में लिख सकता हूं R1 को 1 से गुणा कर दो, 1 इंटू R1, फिर जोड़ो या घटाओ, तो माइनस कर दिया और घटा दिया किसके साथ? R4 के साथ। ठीक है बच्चों, तो जब मैंने ऐसे किया तो पहली पंक्ति को 1 से गुणा किया तो ये जाएगा अपने पास R1 माइनस के R4 ऐसे। ठीक है बच्चों, अब पहली पंक्ति को अपन रिप्लेस कर देंगे इस प्रकार, ये वाला पोजीशन से, तो 1 में से 1 गए तो 0, 2 में से 2 गए 0, 3 में से 3 गए 0, 4 में 4 गए तो 0। तो अब देखो पूरी एक पंक्ति R1 क्या हो गई? 0 0 0। तो प्रॉपर्टी नंबर कौन सी लग जाएगी? 4। सारणी में कोई पंक्ति है स्तंभ में सभी अगर शून्य हो तो क्या हो जाता है? उसका मान 0 हो जाता है। ठीक है बच्चों, ये चीज समझ में आ गई? कोई दिक्कत है क्या? नहीं। बस अब इसमें एक चीज क्या याद रखनी है आपको कि जो वास्तविक संख्या से जो अपन गुणा कर रहे हैं, तो ये अपने हाथ की खेती थोड़ी है बच्चों, अपने हाथ में थोड़ी सब कुछ जो अपन ऐसे गुणा कर देंगे, चलो आओ गुणा कर देते हैं। तो उस गुणा करने के लिए बच्चों जैसे अपन जी है भाई, कोई नंबर है 2, इसको मैंने किसी एक के नंबर से गुणा कर दिया अशून्य वास्तविक, ऐसे कैसे गुणा कर देंगे? तो बच्चों 2 नंबर तो 2 ही रहेगा, तो के से गुणा करेंगे तो के से डिवाइड भी करना पड़ेगा। समझे बच्चों? तो ये रूल जरूर लगाना आपको, इसको मत भूलना। ठीक है, तो जब अपन किसी पंक्ति या स्तंभ को एक अशून्य वास्तविक संख्या जैसे मैंने बोले के से गुणा करके दूसरी पंक्ति के संगत जोड़ा, तो बच्चों जब मैंने इसको किससे गुणा करा? 1 से, तो 1 अपने हाथ में थोड़ी 1 फासला है, तो अपन क्या करेंगे 1/1 ऐसे कर लो। ठीक है, और इस 1 को अपन बच्चों कहां भेज देंगे? अंदर। क्यों? क्योंकि मैं ये भी चीज जानता हूं कि सारणिक में जब अपन कॉमन लेते हैं तो ये अगली प्रॉपर्टी जाएगी, प्रॉपर्टी नंबर 5 की सी, सबऑर्डिनेट प्रॉपर्टी। कौन सी? कि जब अपन किसी एक कांस्टेंट नंबर को कॉमन लेते हैं, सारणिक से किसी एक नंबर को कॉमन लेते हैं, तो वो या तो एक पूरी की पूरी पंक्ति या फिर पूरी की पूरी एक स्तंभ में आना चाहिए, तो अपन कॉमन लेते हैं। ठीक है, उल्टा वाइस वर्सा अपन क्या बोल सकते हैं? यदि अपन कोई नंबर है के, ठीक है, उस नंबर को मैं अंदर सारणी के अंदर लेना चाहता हूँ, सारणी के अंदर, तो जब सारणी के अंदर लेके जाऊंगा तो या तो पूरी पूरी एक पंक्ति में लेके जाऊंगा या फिर पूरी पूरी एक स्तंभ में लेके जाऊंगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो इतनी समझ में आई? चलो बच्चों बाकी की प्रॉपर्टी अपन कल पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, हैव ए गुड डे।